नहीं दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है दिनेश सर हिंदी में। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं हिंदी पैडो की जो क्लासेस है उसको कंप्लीट करा रहा हूँ। उसी में जो चौथी यूनिट हम लोगों ने पढ़ी है, आज उसका टेस्ट भी कर लेते हैं। हम लोग एक छोटा सा एमसीक्यूज के माध्यम से इस बात का पता कर लेते हैं कि आप लोगों ने कितने अच्छे से पढ़ा है और आपको याद कितना है। और इसमें जो क्वेश्चन है वो कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर से जुड़े हुए क्वेश्चन हैं, और कुछ नए भी क्वेश्चन हैं, कुछ पुराने भी हैं। और हो सकता है कि वो जो क्वेश्चन मैं आज आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ वही क्वेश्चन आप लोगों को पेपर में देखने के लिए मिल जाएंगे। तो कृपया बने रहिएगा और हमेशा उत्तर को ध्यान से पढ़कर लिख लीजिएगा या तो फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए, तो आप लोगों के थोड़ा सा प्रोत्साहन के लिए मुझे एक पंक्ति मिली है कि एक नदी एक पहाड़ को काट देती है, लेकिन वह अपनी ताकत से नहीं बल्कि अपने निरंतर प्रयास से ऐसा करती हैं। तो आप लोगों को इसी प्रयास को हमेशा के लिए बनाए रखना है। और प्रयास जिसको कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास के जड़ीमति हो तो सुजान रसरी आवत जास शिल्पर प्रत निसार, ऐसी वाली बात है। तो चलिए प्रश्न शुरू करते हैं। अभ्यास प्रश्न नंबर 1। तो प्रश्न नंबर 1 जो है वो है, व्याकरण शिक्षण के संबंध में उचित कथन का चयन कीजिए। व्याकरण शिक्षण के संबंध में उचित कथन। विद्यार्थियों को भाषा में नियमबद्ध रूप स्वरूप से परिचित करवाया जाता है। ठीक है। दूसरा है, विद्यार्थी को भाषा के शुद्ध रूप का प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया जाता है। व्याकरण के नियमों को कंठस्थ करवाया जाता है, ये सही नहीं है। तो यहाँ आपका आंसर जो हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। मतलब डी इज द राइट आंसर। चलिए अगले देखते हैं, पर उससे पहले थोड़ी सी व्याख्या मैं आपको बता दूं कि व्याकरण शिक्षण के मुख्य उद्देश्य है भाषा के नियमों और संरचना की समझ विकसित करना, शुद्ध भाषा का प्रयोग करने की क्षमता विकसित करना, भाषा कौशलों में सुधार करना, संचार कौशल को विकसित करना और साहित्यिक समझ और अनुसंधान क्षमता विकसित करना। व्याकरण शिक्षण में निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। व्याकरण के नियमों को सरल और रोचक तरीके से समझाना चाहिए। व्याकरण के प्रयोग के माध्यम से विद्यार्थी को अभ्यास करवाते रहना चाहिए। शिक्षार्थी को अपनी भाषा कौशल का मूल्यांकन करने के अवसर भी प्रदान करते रहना चाहिए। व्याकरण शिक्षण में तकनीकी साधनों का भी प्रयोग करना चाहिए। शिक्षार्थी को भाषा के सांस्कृतिक और सामाजिक पहलुओं से भी परिचित करवाना चाहिए। व्याकरण को भाषा का शरीर किसने कहा है, इसको लेकर कुछ जगह पर अभिमत जो है मिलते जुलते नहीं है। कुछ लोगों के थोड़े से विचार यहाँ पर परिवर्तित है, चेंजेस है, बदलाव है उनमें। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो प्रश्न है ये, इस प्रश्न को लेकर तीन चार लोगों के मन में अलग अलग प्रश्न थे। कई लोग कहते हैं कि कामता प्रसाद गुरु है, कई लोग कहते हैं महर्षि पतंजलि है, जबकि इसका सही आंसर है डॉक्टर स्टीव। कौन है? डॉक्टर स्टीव इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं क्या कहा था उन्होंने। डॉक्टर स्टीव ने दो तीन कथन दिए हैं कि व्याकरण को भाषा का शरीर कहा, ये तो बात ही है। डॉक्टर स्टीव ने व्याकरण को भाषा का व्यवहारिक विश्लेषण कहकर पुकारा है। इसी बात को उन्होंने अगली लाइन में कहा है कि व्याकरण भाषा का व्यवहारिक विश्लेषण या उसका शरीर विज्ञान है। और यही क्वेश्चन आप लोगों को पूछा गया था। तो ये पूरी व्याख्या मैंने यहाँ पर समझाकर बता दी है। महर्षि पतंजलि ने व्याकरण को शब्दानुशासन कहकर पुकारा है। महर्षि पतंजलि ने। डॉक्टर जैगर ने प्रचलित भाषा संबंधित नियमों की व्याख्या ही व्याकरण है, ऐसा बताने का प्रयास किया है। अगर आप लोगों ने वीडियो ध्यान से सुना होगा, फर्स्ट वीडियो, तो उसमें आप लोग ये समझ जाए गए होंगे कि कहाँ किसने कौन सी परिभाषा कही थी। मैंने बहुत अच्छे से पूरे इसके लगभग 3 वीडियो है। इन तीनों वीडियो में आप लोग अगर देखें, है ना, भाषा सीखने में व्याकरण की भूमिका, इसका पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 क्वेश्चन कराए हैं। पूरा टॉपिक अच्छे से पढ़ा कर दिए हैं। आप उस टॉपिक को अच्छे से पढ़िएगा और एमसीक्यूज लगाए। किसी भी, जो भी ऑनलाइन पढ़ा रहे हो या ऑफलाइन पढ़ा रहे हो, किसी भी कोचिंग का, संस्थान का, या किसी भी ऑफलाइन ऑनलाइन सेंटर का, आप पेपर उठाकर लगा लीजिए, आपसे बनेंगे क्वेश्चन। पर पहले पढ़ लीजिएगा, उसके बाद। व्याकरण शिक्षण से संबंधित नियम नहीं है। अनिवार्यता का नियम, व्यर्थता का नियम, समन्वित शिक्षण सिद्धांत और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो है व्याकरण शिक्षण से संबंधित नियम नहीं है, तो वो ये आंसर जो है आप लोगों का
तीन का आंसर जो है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है डी। देखिए, व्यर्थता का मतलब क्या होता है? व्यर्थता का मतलब होता है वी प्लस अर्थ प्लस ता, मतलब विशेष अर्थ तो होता है। तो ये तीनों होते हैं, पर ये जो है ना, इसमें ऐसी कोई बात लिखी नहीं है जो नहीं होना चाहिए बोले तो। बाकी ये तीनों तो होते हैं। अनिवार्यता का भी नियम होता है, समन्वित शिक्षण भी होता है, व्यर्थता भी होती है। देखिए क्या बात करने का विचार है यहाँ पर। नियमों का पालन किया जाता है, जैसे कि व्यर्थता का नियम। व्याकरण के नियमों को व्यर्थ नहीं माना जाता है। व्यर्थ का मतलब वी अर्थ, मतलब बिना अर्थ के नहीं, या विशेष अर्थ के साथ माना जाता है। व्यर्थ नहीं माना जाता, बल्कि उन्हें व्यवहारिक रूप में लागू किया जाता है। व्यर्थ मतलब यहाँ बेकार से है। समन्वित शिक्षा का सिद्धांत। व्याकरण शिक्षण में विभिन्न भाषा कौशलों को समन्वित करके शिक्षित किया जाता है, जैसे कि पढ़ना लिखना सुनना बोलना, है ना। LSRW, याद रखिए, ये है सही क्रम। संदर्भित संदर्भिता का नियम। व्याकरण के नियमों को संदर्भित करके शिक्षित किया जाता है, ताकि विद्यार्थी उन्हें व्यावहारिक रूप से समझ सके। क्रमिक शिक्षण का सिद्धांत। अ, व्याकरणिक शिक्षण में क्रमिक रूप से आगे बढ़ा जाता है, जिसमें विद्यार्थी एक नियम को समझने के बाद दूसरे नियम की ओर बढ़ता है। ऐसे ही प्रश्न नंबर 4 है, फटाफट आंसर आप लोग लगाने का प्रयास कीजिएगा। भाषा को विकृत होने से बचाने के लिए उसके नियमों का ज्ञान होना आवश्यक है। यह कथन क्या पूर्णतः सही है, अंशतः सही है, या पूर्णतः गलत है, या स्पष्टतः कुछ नहीं कहा जा सकता? क्या आंसर हो सकता है आप लोगों के अनुसार प्रश्न नंबर 4 का? तो प्रश्न नंबर 4 का सही आंसर जो है वो आप लोग कमेंट्स कीजिएगा। तो इसका सही आंसर है एक, मतलब फर्स्ट नंबर। अगला प्रश्न। भाषा में निपुणता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है क्या? व्याकरण के नियमों को कंठस्थ करना। कंठस्थ करने से तो क्या होता है, कहीं अगर एक आध चीज भूल गए तो ऐसा कविता का पाठ करवाना। समृद्ध भाषा परिवेश, बस यही सही आंसर है। इसके आगे जाने की आवश्यकता नहीं। निबंध लेखन करवाना, ये सब उसकी प्रक्रिया है, हो सकती है। पर अगर भाषा में निपुणता या पारंगता, या कह सकते हैं कि आपको अगर कंट्रोल करना है, तो भाषा सा समृद्ध भाषा परिवेश चाहिए, एक अच्छा माहौल, एटमॉस्फेयर चाहिए होता है। यही सही आंसर है आपका 5 का 3। भाषा निपुणता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। समृद्ध भाषा परिवेश, व्याकरण के नियमों की समझ, साहित्यिक पाठ, अभ्यास और प्रयोग, और शिक्षक की भूमिका। परिवेश का मतलब होता है कि विभिन्न रूपों और शैलियों से परिचित कराना बच्चों को। व्याकरणिक नियमों का मतलब होता है व्याकरण के नियमों को समझने और उनका प्रयोग करने की क्षमता का विकास करना बच्चों के अंदर। खुद तो है ये, पहले तो हम पढ़ चुके हैं ना। तो टीचर के अंदर तो ये सब चीजें होगी, तो वो बच्चों के अंदर भी अच्छे से इसको इनबिल्ड करें। साहित्यिक पाठ, कविताओं, कहानियों, नाटकों और निबंधों का पाठ करवाना, ये उसी के अंतर्गत आता है, माहौल के अंतर्गत। अभ्यास और प्रयोग। विद्यार्थियों को भाषा कौशल का अभ्यास कराने का अवसर देना चाहिए बीच बीच में। ऐसा करते रहना चाहिए फीडबैक के तौर पर। शिक्षक की भूमिका। शिक्षक को विद्यार्थी को भाषा कौशल में सुधार करने में सिर्फ मदद करनी चाहिए, जो आवश्यक मदद हो सकती है वो। तो सही आंसर आप लोगों को मैं बता चुका हूँ। प्रश्न नंबर 6 का आंसर देखिए। भाषा साध्य है और व्याकरण साधन, यह कथन के अनुसार क्या बात सही हो सकती है? प्रश्न नंबर 6। तो व्याकरण शिक्षण व्यर्थ है। शिक्षण यहाँ व्यर्थ का मतलब, अब यहाँ व्यर्थ का मतलब बेकार नहीं है। यहाँ बी प्लस अर्थ से बना है ये शब्द, याद रखिएगा। है ना, जब भी कभी व्यर्थ सुनते हैं ना बच्चे, तो यहाँ गड़बड़ कर देते हैं। और सही आंसर देखते हैं क्या है। व्याकरण शिक्षण आवश्यकता अनुसार होना चाहिए, नहीं, गड़बड़ है। व्याकरण शिक्षण अनिवार्य होना चाहिए, ये बात तो सही है। अब यहाँ देखिए, ऑप्शन नंबर 4 क्या कहता है, एक और दो दोनों सही बोलता है, जबकि ये तो गलत हो गया। तो आपको पास इन दोनों में से कोई एक आंसर लगाना चाहिए। तो सही आंसर जो है एक आंसर है आपका। सही आंसर जो है ए। अब इसकी अगर व्याख्या आप लोग अच्छे समझेंगे तो समझ जाएंगे। व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य क्या है? आप लोग, मैं बता रहा हूँ ना, मैंने जो तीनों वीडियोस बनाकर आप लोगों को बताए हैं, समझा है व्याकरण हमें भाषा शिक्षण या भाषा सीखने में व्याकरण की भूमिका जो है, उसको अच्छे से अगर आप लोग आत्मसात करके पढ़ेंगे ना, तो ये सब कुछ बनेगा। व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य क्या है? तो ध्वनियों के मध्य के सूक्ष्म अंतर से परिचित कराना। अच्छा। भाषा की संरचना का ज्ञान प्रदान करना, और भाषा की अशुद्धता को पहचानने की योग्यता का विकास करना, ये बहुत जरूरी होता है।
तो मेरे हिसाब से 7 का आंसर तो जो है वो डी होना चाहिए, क्योंकि ये सभी बातें सही हैं। तो सही आंसर जो है वो है डी। बहुत ही अच्छे से आप लोग क्वेश्चनों को हल कीजिएगा और पढ़कर जाइएगा, है ना। व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य नहीं है नवीन भाषा सीखने में सहयोग करना, जबकि ये तो होता है भाई, है ना, ये तो होता है। व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करना, बस यही वाली बात थोड़ी सी गड़बड़ लग रही। व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग करने के लिए प्रेरित करना, ये भी सही है। भाषा की प्रकृति का ज्ञान कराना, तो इसका सही आंसर जो है वो है बी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, पर उससे पहले थोड़ी सी व्याख्या। शिक्षण के मुख्य उद्देश्य होते हैं नवीन भाषा सीखने में सहयोग करना, व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग करने के लिए प्रेरित करना, भाषा की प्रकृति का ज्ञान कराना, भाषा कौशल में सुधार करना, संचार कौशल को विकसित करना, साहित्यिक समझ को बढ़ाना, व्यवहारिक जीवन में भाषा के प्रयोग करने की क्षमता को विकसित करना। क्वेश्चन नंबर 9 जल्दी से पढ़िएगा और उत्तर देने का प्रयास भी कीजिएगा। प्रश्न नंबर 9, व्याकरण के नियमों को कंठस्थ नहीं करवाना या करवाया जाता है। व्याकरण के नियमों को कंठस्थ नहीं करवाया जाता है। पुस्तक विधि में, आगमन विधि में, निगमन विधि में, सूत्र विधि में। तो 9 का जो आंसर है, आप लोग देखिएगा, आगमन विधि में। व्याकरण के नियमों को कंठस्थ नहीं कराया जाता है किसमें, आगमन विधि में। तो सही आंसर जो है वो है बी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 क्या कहता है, मुकेश अपनी कक्षा में विद्यार्थियों को विभिन्न लेखकों से वार्तालाप के अवसर उपलब्ध करवाता है। वह व्याकरण शिक्षण के लिए प्रयोग करता है, मतलब किस प्रकार की चीजों के लिए प्रयोग कर रहा है, कौन सी विधि के लिए। भाषा संसर्ग विधि, भाषा प्रत्यक्ष भाषा शिक्षण विधि, समवाय विधि और सहसंबंध विधि। तो जहां तक मुझे ऐसा लगता है ये प्रत्यक्ष रूप से कार्य है, इसलिए सही उत्तर जो है वो है बी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11, पर उससे पहले थोड़ी सी बातें कर लूं मैं आप लोगों से, कि भाई आप लोगों के लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, तो आप लोग भी अपने अपने स्टेटस बना लीजिए, मेरे वीडियो की लिंक को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और हो सके तो आप लोग लाइक और शेयर और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए। जो लोग नए हैं उन लोगों के लिए, और जो लोग पुराने हैं वो वीडियो को देखते चले और नोट्स अपनी बनाते चले। क्योंकि मैंने अभी आप लोगों से मेरा एक वीडियो आप लोगों ने देखा या नहीं देखा मुझे नहीं पता, पर देखना जरूर। राजस्थान जो है, राजस्थान बोर्ड ने अपना 2024-25 और 2025-26 का कैलेंडर अपडेट किया है। उसमें ये दोनों ग्रेड की जो परीक्षा है वो है, महिला पर्यवेक्षक की परीक्षा है वहाँ, है ना, महिला पर्यवेक्षक की परीक्षा है, ग्रेड 1 2 3 की परीक्षा है, उसके साथ साथ में पटवारी की परीक्षा है। ये परीक्षाएं सब वहाँ पर है। और भी वहाँ की जो पात्रता परीक्षाएं होती हैं वो सारी हैं। आईटीआई ट्रेनी ऑफिसर की परीक्षा है वहाँ पर। तो आप लोग तैयारी जारी रखिए, कहीं ना कहीं किसी न किसी राज्य में पेपर देते रहिएगा। एमपी में जब जो पेपर होना है वो तो हो ही जाएंगे, या आगे पीछे कभी ना कभी तो हो ही जाएंगे। चलो इस प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, कि भाषा की शिक्षिका विद्यार्थियों को व्याकरण के नियमों से परिचित कराने के लिए वर्ग पहेली का प्रयोग करती, वह खालिस्तान विधि का प्रयोग कर रही हैं। प्रयोग विधि का, व्यवहारिक विधि, व्याकरण शिक्षण का, खेल विधि का, या पुस्तक विधि का। तो भैया इसका सही जो उत्तर है वो है खेल विधि का प्रयोग कर रही है। है ना, इसी तरह के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, ज्ञात से अज्ञात के नियम का प्रतिपादन होता है किसमें, निगमन विधि में, खेल विधि में, तो खेल में तो है नहीं, समवाय में भी नहीं है, आगमन और निगमन में। अगर इसको उल्टा कर दूं मैं, अज्ञात से ज्ञात की विधि, है ना, या अज्ञात से ज्ञात का सिद्धांत या नियम कह सकते हैं। तो भैया नियम लिख देते हैं। अगर ये है तो कहाँ आंसर जाएगा, और 12 का अगर मैं उत्तर देखूं तो आगमन विधि के साथ होता है, सही आंसर ये है। और निगमन विधि में इस तरह की व्यवस्था होती है, अज्ञात से ज्ञात की। अगला देखिए, व्याकरण शिक्षण का महत्व सबसे कम है, लेखन कौशल में, शुद्ध वाचन अभिव्यक्ति में, लोकोक्ति व मुहावरे के द्वारा भाषा के प्रभावी ढंग में,
पाठ्य पुस्तक के शुद्ध पठन में। तो व्याकरण शिक्षण का महत्व है तो सही, पर कम है बोले तो वो कहाँ पर है? तो पाठ्य पुस्तक के शुद्ध पठन में। जबकि इन सब में तो होता ही है, होता इसमें भी है पर इसमें कम है, ऐसा कहने का आशय है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्नों की संख्या बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाने हैं। इतने क्वेश्चन मैं यहाँ से लगा दूंगा कि इनको पढ़ के जाइएगा, आपको इसके बाहर क्वेश्चन एक भी नहीं मिलेगा पेपर में। यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। भाषा की अध्यापिका द्वारा व्याकरण शिक्षण से पूर्व बच्चों के ज्ञान का परीक्षण करने का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? विद्यार्थी की क्षमता के अनुसार शिक्षण विधि का चयन करना। बिल्कुल सही बात है, ये कर सकते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाना, ये भी कर सकते हैं। विद्यार्थी के व्याकरण ज्ञान को जानने के लिए, ये भी सही है। तो मेरे हिसाब से सही उत्तर जो होता है वो डी होना चाहिए, और बिल्कुल सही आंसर है, डी ही है। अगला प्रश्न देखिए। मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी। यहाँ थोड़ी सी व्याकरणिक त्रुटियां देखने के लिए मिल रही है, चलो देखते हैं। शर्मिला का यह भाषा प्रयोग मुख्यतः किस ओर संकेत करता है? देखिए, सीटेट 2011 का क्वेश्चन है। व्याकरणिक नियमों की जानकारी न होना, नियमों का अति सामान्यीकरण, भाषा प्रयोग में असावधानी, और भाषा की समझ न होना। देखो, भाषा की समझ तो है उसके पास, ठीक है, पर उसने सावधानी नहीं बरती, ये भी कह सकते हैं। परंतु व्याकरणिक नियमों की जानकारी न होना, इसकी वजह से इस तरह से बातें हो सकती हैं। तो सही आंसर जो है 15 का, वो है ए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भाषा शिक्षण की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने पर बल देती है? ये क्वेश्चन सीटेट 2011 का है, जून 2011 सीटीटी, है ना? तो आप इसका उत्तर जो है, मेरे हिसाब से द्विभाषीय विधि ये तो नहीं होगी, अनुवाद विधि, व्याकरण एवं अनुवाद विधि और प्रत्यक्ष विधि। तो जहां तक मुझे याद है, ये प्रत्यक्ष विधि के साथ जाना चाहिए, है ना? प्रत्यक्ष विधि। बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, आप लोग अपना कमेंट जरूर कीजिएगा मुझे। प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड जो होती है, भाषा शिक्षण की एक विधि होती है जिसमें विद्यार्थी को सीधे दूसरी भाषा में शिक्षित किया जाता है, बिना मातृभाषा के मध्यस्थ के। इस विधि में शिक्षक और विद्यार्थी दोनों दूसरी भाषा में संवाद करते हैं। प्रत्यक्ष विधि के मुख्य बिंदु होते हैं, मातृभाषा का प्रयोग नहीं होता, दूसरी भाषा में सीधा शिक्षण होता है, व्यवहारिक और संरचनात्मक दृष्टिकोण बढ़ता है, शिक्षक और विद्यार्थी दोनों दूसरी भाषा में संवाद करते हैं, भाषा कौशल का विकास होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आगमन विधि में हम पढ़ते हैं या बढ़ते हैं, किस तरफ बढ़ते हैं? व्याकरण, भाषा से व्याकरण की ओर, व्याकरण से भाषा की ओर, नियम से उदाहरण की ओर, या उदाहरण से? तो आगमन विधि में जो होता है, पहले उदाहरण होते हैं फिर नियम होते हैं। जबकि निगमन विधि में क्या होता है, पहले नियम होते हैं फिर उदाहरण होते हैं। उल्टी होती है ना उसके, आगमन का। अगला प्रश्न, आगमन विधि भाषा शिक्षण की एक विधि है। इसमें विद्यार्थियों को पहले उदाहरण और व्यावहारिक प्रयोग के माध्यम से भाषा के नियमों से परिचित करवाया जाता है, फिर उन नियमों का सामान्यीकरण कर दिया जाता है। मतलब बच्चों के लिए रूल्स बना दिया कि भाई ऐसा होता है, ऐसा कर लीजिए बताओ। इस विधि में शिक्षक की क्या भूमिका होती है? उदाहरणों और व्यावहारिक प्रयोगों के माध्यम से भाषा के नियमों को प्रस्तुत करते हैं, और इसमें सुदृढ़ता लाने के लिए कुछ और भी उदाहरण करवाए जाते हैं। विद्यार्थियों को उन उदाहरणों के आधार पर नियमों को समझाने के लिए प्रेरित करते हैं। विद्यार्थियों को नियमों का सामान्यीकरण करने और अन्य संदर्भों में उनका प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, उदाहरणों के माध्यम से। व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? चलिए जल्दी से प्रश्न को पढ़ लीजिए, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ, और आप लोग प्रश्न को पढ़कर उत्तर देने का प्रयास कीजिए। प्रश्न नंबर 18 क्या कहता है कि व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? देखिए कितनी अच्छी बात कही है उसने। सही है कि व्याकरण शिक्षण के लिए समय सारणी में अलग से काव्यांश की व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे बच्चे का जो टाइमिंग ड्यूरेशन होता है ना, क्लास टाइमिंग, उसमें अलग से काव्य के लिए होना चाहिए। बोले ऐसा तो उचित नहीं है, ये है ना? तो ये सही नहीं हो सकता। भाषा प्रयोग की अपेक्षा भाषा नियमों को ही महत्व देना चाहिए। नियम अगर रट भी लिए और भाषा का प्रयोग नहीं कर पा रहे हो, नियमों पर प्रयोग नहीं कर पा रहे हो, तो फिर ये गड़बड़ हो जाएगा। बच्चे परिवेश में उपलब्ध भाषिक प्रयोग के आधार पर स्वयं, हाँ बस यही बात है। मनोविज्ञान के तौर पर, मनोविज्ञान यही कहता है ना कि बच्चे स्वयं करके सीखते हैं, बनाने की क्षमता रखते हैं,
व्याकरणिक शिक्षण अत्यंत आवश्यक है, ये तो बिल्कुल सही बात है। पर ये इसी के अंतर्गत जब माहौल अच्छा होगा, क्रिएटिविटी होगी, तो बच्चे आसानी से सीख लेंगे। तो सही उत्तर जो है वो है सी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए। आप लोग प्रश्नों को पढ़ लीजिएगा, फिर जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि में क्या होता है? आगमन विधि में, देखिए फिर से बोला है आगमन विधि में, तो नियम से उदाहरण की ओर नहीं जाते, सूत्र कंठस्थ करते हैं, पाठ्य पुस्तक नहीं। ये सही आंसर हो जाएगा आपका बी। बी नंबर आपका उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए। उसने पढ़ा, उसने खाया और उसने चीखा जैसे भाषा प्रयोग दर्शाते हैं क्या? किस तरफ संकेत करते हैं? नियमों का उल्लंघन, संदर्भ की समझ ना होना, नियम कंठस्थ ना होना, नियमों का अति सामान्यीकरण। तो भाई जहां तक मुझे याद है 20 का आंसर अब यहाँ पर सामान्यीकरण हो चुका है। सही प्रयोग करना नहीं सीखे, मतलब वो जान चुके हैं अब कि उसने पढ़ा, उसने खाया और उसने चीखा। भाई वो व्याकरण की चीजों को सीख चुके हैं, अब सामान्य कर चुके हैं। तो उदाहरण बना सकते हैं, यहाँ सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। ठीक है। चलो, मुहावरे लोकोक्ति का प्रयोग करना भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है। केवल गद्यांश, केवल बात आ गई गया, व्याकरण का प्रमुख हिस्सा है। हिंदी भाषा शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। सबसे महत्वपूर्ण तो नहीं हो सकता। 21 का सही आंसर मेरे हिसाब से भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावित बनाता है, प्रभावपूर्ण बनाता है। ठीक है। क्योंकि आपको पता है भाषा में रोचकता, रंजकता लाने का काम मुहावरे लोग क्या कर देते हैं। भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है? प्रत्यक्ष विधि में याद रखिए, प्रत्यक्ष विधि में मातृभाषा का निरर्थक हस्तक्षेप होता है। भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होता है। अतिरिक्त शिक्षण सामग्री की कोई आवश्यकता नहीं। भाषा की विविध संरचनाओं के लेखन हेतु अभ्यास पर बल दिया जाता है। जबकि इसका सही आंसर है भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होने लगता है। तो सही आंसर है बी। अगला, आदर्श हिंदी शिक्षक के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? व्याकरण का ज्ञान, बिल्कुल सही बात है। हिंदी साहित्य का ज्ञान, बिल्कुल सही। शुद्ध उच्चारण, बिल्कुल सही। तो सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी, मतलब डी नंबर आपका उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 24 क्या कहता है? वाक्य शिक्षण के लिए यह आवश्यक है, वाक्य शिक्षण के लिए यह आवश्यक है कि छात्रों को वाक्य गठन की सामान्य बातों से भली भांति परिचित करा दिया जाए। अर्थ अथवा भाव द्योतक की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? देखो, अर्थ और भाव की दृष्टि से यहाँ पर क्वेश्चन है। तो आप लोग अगर देखेंगे ना, तो वाक्य मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अर्थ की दृष्टि से या भाव की दृष्टि से, दूसरा होता है रचना की दृष्टि से। रचना की दृष्टि से वाक्य जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। जबकि अर्थ की दृष्टि से वाक्य 8 प्रकार के होते हैं, जिसमें विधिवाचक वाक्य होते हैं, नकारात्मक वाक्य होते हैं, प्रश्नवाचक होते हैं, विस्मयादि बोधक होते हैं। समझ लो, आज्ञावाचक होते हैं, संकेतवाचक होते हैं, संदेहवाचक होते हैं। तो ये 8 वाक्य होते हैं, इसलिए आंसर क्या चला जाएगा आपका? डी नंबर इज अ राइट आंसर। जैसे विधिवाचक वाक्य है ना, प्रश्नवाचक वाक्य, नकारात्मक या नेगेटिव, संकेतवाचक, संदेहवाचक, विस्मयबोधक, विस्मयबोधक, और एक होता है आज्ञाबोधक, और लास्ट एक होता है विधिवाचक, प्रश्नवाचक, नकारात्मक, संकेतवाचक, और एक प्रश्नवाचक भी हो गया। आज्ञा हो गया, संदेह भी हो गया, संकेत भी हो गया। एक मुझे याद नहीं आ रहा है, आप लोग अगर किसी को याद आ रहा है तो बता दीजिए। चलिए, मुहावरे लोकोक्तिया का प्रयोग
भाषा शिक्षण का एकमात्र उद्देश्य, एकमात्र आ गया गड़बड़। दूसरों को प्रभावित करने का सरल तरीका है। भाषा को अलंकृत करता है। भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है। ये आंसर होना चाहिए या फिर ये होना चाहिए। अलंकृत तो नहीं करता। तो 25 का आंसर जो है वो होना चाहिए डी। अभिव्यक्ति के लिए सही आंसर है। ऐसे माइनस करके निकालोगे ना आंसर तो बन जाएगा क्लोज। भाषा शिक्षण की किस विधि में लक्ष्य भाषा सिखाते समय मातृभाषा का प्रयोग नहीं होता? याद है अनुवाद की प्रक्रिया होती है, उसमें ऐसा होता है। तो 26 का जो उत्तर है वो है ए, प्रत्यक्ष विधि में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हर व्यक्ति को मैंने ही सच्चाई दिखाई वाक्य पर चर्चा करने का उद्देश्य क्या है? बच्चे को संज्ञा के प्रयोग का ज्ञान कराना। हर व्यक्ति, अच्छा, बच्चों को सर्वनाम के प्रयोग का ज्ञान, बच्चों को क्रिया के प्रयोग का ज्ञान, और बच्चों को भाषा की नियमबद्ध प्रकृति की पहचान और विश्लेषण करना सिखाना। मेरे हिसाब से ये तो एक पार्ट है और ये नियम के अंतर्गत ये सारे पार्ट आ जाएंगे। तो 27 का आंसर जो है वो डी होना चाहिए। और ये उसके हिस्से हैं, ऐसा कह सकते हैं आप। ठीक है ना? चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अच्छा, इसका आंसर आप लोगों को मिल गया होगा। इसका आंसर जो है वो है डी। अगला प्रश्न देखिए। व्याकरण शिक्षण की अपेक्षाकृत बेहतर विधि है कौन सी? व्याकरण शिक्षण की अपेक्षाकृत बेहतर विधि कौन सी है? क्या निगमन विधि है, सूत्र विधि है, पुस्तक विधि है, आगमन विधि है? आगमन विधि को ही मनोवैज्ञानिक विधि माना गया है, इसलिए मैं आंसर यहाँ पर लगा दे रहा हूँ ए। 28 का आंसर जो है वो है ए। अगला प्रश्न देखिए। भाषा और लिपि के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? एक भाषा विशेष को एक लिपि विशेष में ही लिखा जाता है। अच्छा, प्रत्येक भाषा की एक निश्चित लिपि होती है। भाषा की समृद्धि के लिए केवल लिपि ही उत्तरदायी है। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। किसी भी भाषा को किसी भी लिपि में लिखा जा सकता है। हाँ, ये सही बात है। ये क्वेश्चन वर्ग 3 का भी क्वेश्चन, वर्ग 1 में आया था ये क्वेश्चन। 2018 वाला जो पेपर था, जो बाद में हुआ। तो 29 का सही आंसर जो है वो है डी। अगला प्रश्न देखिए। व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में आपका बल किस बिंदु पर होगा? शिक्षण के संदर्भ में आपका बल किस बिंदु पर होगा? व्याकरण के नियमों को सैद्धांतिक विवेचना करना, व्याकरण के व्यवहारिक पक्ष पर जोर देना, व्याकरणिक कोटियों की पहचान पर बल देना, और व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करना। कंठस्थ वाली बात तो होगी नहीं। 30 का उत्तर जो होता है व्यवहारिक पक्ष पर ध्यान देना। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न जो है वो ये है, इनमें से खालिस्तान अक्षर बोध की विधि नहीं है। तो अक्षर बोध की विधि वाक्य भी होती है, प्रत्यक्ष भी होती है, शब्द भी होती है, वर्ण विधि। अच्छा, ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें प्रत्यक्ष विधि नहीं होती। प्रत्यक्ष विधि नहीं होती, वर्ण विधि, वर्ण वो होता है ना। कौन कौन से? अक्षर बोध में देखो 3 चीजें होती है। एक होता है वर्ण विचार, जिसको वर्ण बोध बोध बोल दिया उन्होंने। शब्द विचार, तो शब्द विचार भी आ गया, और वाक्य विधि, है ना? तो अच्छा, अगर हम कहें कि भाषा रूपी शरीर के कितने अंग होते हैं, तो ये 3 ही अंग होते हैं भाषा रूपी शरीर के। प्राथमिक स्तर पर एक अध्यापिका संज्ञा पढ़ाते समय पहले संज्ञा की को परिभाषित करती बताती है, पर संज्ञा की परिभाषा बताती है, उसके बाद उसे संबंधित उदाहरण समझाती है। अध्यापिका व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि अपनाती है? ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं भैया। तो पहले संज्ञा को समझा दिया, फिर उदाहरण समझा रही, मतलब भैया पहले नियम बता दिए फिर उदाहरण बता रही है। तो जहां तक मुझे याद है ये निगमन विधि के साथ आंसर जाना चाहिए। 100% यही आंसर होना चाहिए। बिल्कुल सही बात। अगला देखिए। जब शिक्षिका पूछती है कि हम भी सफल होंगे, इस वाक्य में भी जो लगा है, लगने से अर्थ में क्या अंतर आता है? तो उसका आशय
है कि शिक्षिका बच्चों को किसी बात में समझा रही है, अवलोकन क्षमता के अवसर देना चाहती है, भाषा की बारीकियां समझाना चाहती है, व्याकरण सिखाना चाहती है, परीक्षा के लिए तैयारी कराना चाहती है। ये तो उद्देश्य है ही है, पर इसी के अंतर्गत आती है कि मुझे लगता है हाँ, अवलोकन क्षमता के अवसर दे रही है या भाषा की बारीकियां समझा रही है। तो जहां तक मुझे याद है, भाषा की बारीकियां ही समझा रही है, क्योंकि ये निपात शब्द होते हैं बेटा। ये निपात शब्द होते हैं, जैसे ही, भी, तो, केवल, सिर्फ, मात्र, जैसे गाना सुना होगा, सिर्फ मेरा महबूब मैं तेरी महबूबा, है ना, ऐसे ही, है ना। और सिर्फ, केवल, मात्र, है ना, ऐसे शब्द होते हैं। ही, भी, तो, है ना। अ, 9 प्रकार के निपात शब्द होते हैं। उन्हीं में से एक प्रकार होता है बलबोधक। उसकी बात हो रही है, बलबोधक, है ना। तो सही उत्तर जो है बेटा इसका, वो है बी। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है, एक बार कमेंट्स जरूर करें, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके मुझे जरूर बताएं। और इस बात का भी विशेष ख्याल रखें कि वीडियो लोगों तक पहुंचाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे और उनकी भी मदद हो सके। वेदांग में शिक्षा का अर्थ क्या है? यज्ञ के नियम, शब्द के अर्थ, उच्चारण और स्वर के नियम और कविता के नियम। ये तो होता ही नहीं है। तो जहां तक मुझे याद है, वेदांग में उच्चारण और स्वर के नियम होते हैं शिक्षा। तो 34 का उत्तर जो है, आप लोग लगा सकते हैं सी। भैया मैंने ये बहुत अच्छे से आप लोगों को पढ़ाया है। वीडियो नंबर सेकंड में होना चाहिए, नहीं सेकंड में, फर्स्ट में, फर्स्ट वीडियो में पढ़ाया है ये सब कुछ। आप अच्छे से पढ़िएगा उनको। व्याकरण शिक्षण की वह पद्धति अपेक्षाकृत अधिक उचित है जिसमें बच्चे नियमों को कंठस्थ कर लेते हैं, गड़बड़। बच्चे उदाहरणों से नियमों की ओर जाते हैं, बच्चे नियमों से उदाहरण की ओर जाते हैं, और बच्चे सूत्रों का प्रयोग करते हैं। देखो, सूत्र का प्रयोग तो करते हैं, पर ये उचित उतना नहीं होना चाहिए। बोले तो बच्चे उदाहरण से नियम की ओर जाए तो बहुत अच्छे से सीख लेंगे, ऐसा कहने का आशय होता है, क्योंकि ये मनोवैज्ञानिक तरीका होता है ना, इसमें आगमन विधि आ जाती है ना, इसलिए। और ये निगमन विधि का नियम है। तो सही उत्तर जो है ये बी नंबर का है। अगला देखिए। कोई एक भाषा खालिस्तान लिपि या लिपियों में लिखी जा सकती है? हाँ, उसमें थोड़ा फेरबदल हो सकता है। भैया ये वर्ग एक का क्वेश्चन है, मैं आपको बता चुका हूँ, घुमा कर पूछ लिया है। तो भैया सभी भाषा या सभी लिपि में लिखा जा सकती है, थोड़ा बहुत बदलाव के साथ। सही उत्तर जो है वो है बी। अगला प्रश्न देखिए। साधारण तौर पर शिक्षक यह समझते हैं कि बच्चों को लिखना तब सिखाना चाहिए जब उन्हें वर्णों की पहचान हो जाए। यह विचार पूरी तरह से क्या है? अवैज्ञानिक है, सही एवं स्वीकार्य है, वैज्ञानिक है, बल स्वभाव के या बाल स्वभाव के अनुकूल है। तो भैया यह पूरी तरह से वैज्ञानिक बात है, बिल्कुल सही है। सी इज द राइट आंसर। क्योंकि जब तक वर्णों का ज्ञान नहीं होगा तब तक उनको भाषा सिखाने में कठिनाई तो होगी ही होगी। सूत्र विधि की विशेषता क्या है? तो सूत्र विधि की विशेषता है अध्यापक का पांडित्य प्रदर्शित होना, यही सही आंसर है। छात्रों की रुचि बिल्कुल नहीं, व्याकरण के नियमों को याद करना। सूत्र विधि में क्या होता है, जो पढ़ाने वाला व्यक्ति होता है वही उसी के ज्ञान का पता चलता है, इसको शिक्षक केंद्रित भी कह सकते हैं ना। अगला देखिए। वेदांग का मुख्य उद्देश्य क्या है? वेदों की व्याख्या करना नहीं, वेदों की रचना करना, वेदों के अध्ययन की सहायता करना और वेदों की आलोचना करना। तो वेदों के अध्ययन की सहायता करना, वेदों के अध्ययन की सहायता करना, ये वेदांग का मुख्य अध्यय होता है। वेदों को पढ़ने के लिए सहायक बनाया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखिए। व्याकरण के ज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्याकरणिक बिंदुओं की परिभाषा याद करना, भाषा प्रयोग में अति शुद्धतावादी होना, व्याकरणिक तत्वों की सूची बनाना और भाषा प्रयोग में व्याकरण का ध्यान रखना। तो व्याकरण के ज्ञान का मुख्य उद्देश्य तो यही होना चाहिए, भाषा प्रयोग में व्याकरण का ध्यान रखना। वरना त्रुटि होगी, और त्रुटि होने पर अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। अगला प्रश्न देखिए।
मुहावरे लोकोक्तियाँ सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। मुहावरे एवं लोकोक्तियों का सुचिंत प्रयोग करना, मुहावरे एवं लोकोक्तियों का निर्माण करना, मुहावरे एवं लोकोक्तियों का अर्थ बताना, कोश से मुहावरा एवं लोकोक्ति अर्थ देखना। कोश मतलब शब्दकोश, डिक्शनरी, डिक्शनरी की बात कर रहे हैं। तो जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि मुहावरे में लोकोक्तियों का सुचिंत प्रयोग करना, चिंतन करके प्रयोग करना, ऐसा नहीं कि उटपटांग कुछ भी कह देना। ठीक है। अच्छा, जैसे घर का भेदी लंका ढाए, तो अब उसकी जगह घर का भेदी लंका ढाए की जगह हम कुछ और नहीं बोल सकते ना। जो उचित जगह होगी वहीं पर उस मुहावरे का प्रयोग करेंगे। चलिए, तो सही उत्तर आप लोगों को मिल गया है। अगला देखिए, संदर्भ में व्याकरण का शैक्षिक निहितार्थ है। चार बिंदु दिए हैं, उन चार बिंदु में से पूछने का प्रयास है कि किसके संदर्भ में शैक्षिक निहितार्थ है। व्याकरण पाठ के संदर्भ में सिखाया जाता है। पाठ के संदर्भ में व्याकरण जानना जरूरी नहीं। व्याकरण और संदर्भ दोनों अलग है। व्याकरण का संदर्भ पाठ्य पुस्तक में ही होता है। तो 42 नंबर का उत्तर जो है वो है डी। संदर्भ में व्याकरण का शैक्षणिक निहितार्थ का मतलब है कि व्याकरण का संदर्भ पाठ्य पुस्तक में ही होता है, वहीं से निकालना होता है। आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा, दिए गए गद्यांश की व्याख्या जब करते हैं या कोई उदाहरण वगैरह देते हैं, तो उसमें संदर्भ, है ना, व्याख्या, प्रयोग, ये सब लिखना होता है। चलिए, काफी क्वेश्चन कर चुके हैं अपन। आज दो तीन क्वेश्चन और उठा लेते हैं, उसके बाद बाकी अगले वीडियो में देखेंगे। निगमन विधि है, किस तरह की विधि है पूछा है। मनोवैज्ञानिक विधि है, अमनोवैज्ञानिक विधि है, कुछ कह नहीं सकते, इनमें से कोई नहीं। तो देखो भाई, मनोवैज्ञानिक विधि तो नहीं है, पर ये हम यूं कह सकते हैं कि अमनोवैज्ञानिक विधि है। 43 का आंसर जो है अ, मनोवैज्ञानिक विधि है। अच्छा, 43, 43, 43, 43 का आंसर ए। अच्छा, मनोवैज्ञानिक निगमन विधि मनोवैज्ञानिक कैसे हो सकती है? हाँ, देखिए, मनोवैज्ञानिक विधि जो है वो आगमन है ना। इस वाले प्रश्न पर थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है। हम इसको जब क्लियर करेंगे तब आपको बताएंगे, या अगर आपको पता है इसका उत्तर तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। क्योंकि जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मनोवैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक में कंफ्यूजन है। क्योंकि मनोवैज्ञानिक विधि तो आगमन है, और प्रयोग इसका भी होता है, निगमन विधि का भी। तो हम इसको अमनोवैज्ञानिक नहीं कह सकते। तो इसलिए अभी तो उत्तर मैं इसका लगा दे रहा हूँ, ए। अगर आपको डाउट लग रहा है तो क्लियर करते हैं फिर बाद में उसको। वाक्य विश्लेषण के शिक्षण हेतु उपयुक्त विधि कौन सी है? वाक्य विश्लेषण के लिए तो आगमन विधि, निगमन विधि, गीत अभिनय विधि और उपरोक्त सभी। तो गीत अभिनय तो होगा नहीं, और उपरोक्त सभी भी नहीं होगा। जब ये नहीं होगी तो उपरोक्त सभी, दो ऑप्शन कट गए। वाक्य विश्लेषण करना है तो सही विधि कौन सी आप लोग अपनाएंगे? तो सही विधि होगी आगमन। पहले उदाहरण दे दो और फिर उसका विस्तार से समझा दो, ऐसा कहने का आशा है। अगला प्रश्न देखिए, ज्योतिष वेदांग का संबंध किससे है? ज्योतिष वेदांग का खगोल विज्ञान और समय से, शब्दों के अर्थ से, कविता के नियम से, यज्ञ और अनुष्ठा से। तो खगोलीय विज्ञान और समय से है ज्योतिष वेदांग का संबंध। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ए। अगला प्रश्न देखिए, लेखन कौशल के विकास में व्याकरण का महत्व क्या है? आकर्षक लेखन बनाने में, लेखन की गति बढ़ाने में, शुद्ध वर्तनी और विराम चिन्हों का सही प्रयोग, लेखन की आवश्यकता नहीं है। गलत हो गया, नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर होना चाहिए वो होना चाहिए वर्तनियों और विराम चिन्हों का सही प्रयोग। तो 46 का जो उत्तर है वो होना चाहिए सी। अगला प्रश्न देखिए, व्याकरण लेखन कौशल में कैसे मदद करता है? व्याकरण लेखन कौशल में कैसे मदद करता है? व्याकरण लेखन कौशल में, है ना।
तो संज्ञा सर्वनाम क्रिया के प्रयोग में शब्दों की समझ पैदा करने में विभिन्न संदर्भ में शब्दों का चयन और उपरोक्त सभी, तो मेरे हिसाब से भैया इन सभी चीजों में करता है, तो सही आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देखिए, लेखन कौशल के विकास में व्याकरण की क्या भूमिका है? शब्दों की समझ पैदा करना, विराम चिन्हों का सही प्रयोग, वर्तनी की शुद्धता का ध्यान रखना। मतलब इसका उत्तर इस बार भी डी ही होगा। अगला प्रश्न देखिए, व्याकरण लेखन कौशल में कैसे सुधार करता है? संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया के प्रयोग से, विभिन्न संदर्भ में शब्दों का प्रयोग चयन करने से, और शुद्ध वर्तनी और विराम चिन्हों का सही प्रयोग करने से, और उपरोक्त सभी सही। 49 का आंसर जो है वो डी ही है अभी भी, है ना। लगातार 3 क्वेश्चनों के आंसर डी हो गए। अगला और आज का अंतिम प्रश्न, संप्रेषण कौशल में व्याकरण की भूमिका क्या है? संप्रेषण कौशल में व्याकरण की भूमिका, अशुद्ध उच्चारण को शुद्ध करना, सृजनात्मक कौशल विकसित करना, अभिव्यक्ति में स्पष्टता लाना, और उपरोक्त सभी सही। तो भैया 50 का उत्तर है उपरोक्त सभी सही। और बहुत समय भी हो चुका है। आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट जरूर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक वीडियो को पहुंचाइए, और बड़ा ही प्रेम दीजिए, स्नेह दीजिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके, वीडियो को लाइक करके। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। कल या अगले वीडियो के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।